आखिर एआई हमारी मृत्यु की तारीख कैसे बताएगा और परियों की एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर एक छिपकली एक अंडे से डरती ही क्यों है? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। वैसे को नॉर्मली अगर हमें किसी भी रूम में ज्यादा तेज रोशनी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं? हम बड़ी लाइट लगा लेते हैं। कम रोशनी चाहिए होती है तो छोटी लाइट लगा लेते हैं, राइट? लेकिन देखो, हमारी जो ये पावर है ना, ये सिर्फ मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित है। मतलब ये काम आप सिर्फ घर, ऑफिस या बिल्डिंग में ही तो कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी सिटी के अंदर कितनी सनलाइट पड़ेगी इस चीज को भी हम आसानी से कंट्रोल कर सकें, या यूं कहूं कि बखूबी कंट्रोल तो की जाती है लेकिन ये सच्चाई आप तक पहुंचाई नहीं जाती। गाइस, आई एम डैम श्योर आप में से बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज भी मौजूद हैं जो कि एक्चुअली में ये डिसाइड करती हैं भाई साहब कि उनकी सिटी में जो सनलाइट है ना, उनकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी। अब ये चमत्कार होता कैसे है, चलिए वो भी समझाता हूं। तो देखो गाइस, ये वही कॉन्सेप्ट है जिसमें एक तरीके से हम जो क्लाउड सीडिंग करते हैं ना, तो देखो इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि क्लाउड सीडिंग ना करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में एरोसोल केमिकल को इंजेक्ट कर देते हैं। अब देखो गाइस, अगर आपने थोड़ी सी भी केमिस्ट्री पढ़ी हुई होगी तो आपको ये मालूम होगा कि ये जो एरोसोल केमिकल होता है ना, ये बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और इन दोनों की ही एक नेचुरल टेंडेंसी होती है और वो ये है कि भाई साहब ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ एक तरीके से बिखेरने का काम करते हैं। अब देखो गाइस, इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही एटमॉस्फेयर में ये एरोसोल इंजेक्ट किया जाता है ना, तो ये अर्थ पर पहुंचने वाली सनलाइट को स्ट्रेट 30 से 40% तो भाई साहब वैसे ही रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन बावजूद इसके भी जो इसमें से सनलाइट नीचे पहुंचती है ना सरफेस तक, वो भी एक तरीके से छनी हुई या बिखरी हुई पहुंचती है। जस्ट लाइक कि आपने देखा होगा ना, जो बहुत ज्यादा तेज ठंड होती है तो ऐसी मतलब बहुत हल्की हल्की सी धूप आती है, सेम वही कंडीशन इस केमिकल को एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट करने के बाद भी आती है। तो देखो यहाँ पर शायद आपके दिमाग में ये आया होगा कि आकाश भाई फिर ये पागलपन किया ही क्यों जाता है? तो देखो गाइस, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी सिटीज या फिर कंट्रीज मौजूद हैं जहां पर सनलाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को कैंसर होता रहता है। अब देखो, सनस्क्रीन लगाना ये कोई परमानेंट सोल्यूशन तो है नहीं भाई, कोई भी 24 घंटे लगाकर नहीं घूम सकता। तो पर्टिकुलरली उन कंट्रीज में या फिर उन इलाकों में जहां पर सन की इंटेंसिटी को कम करना होता है, वहां पर इस तरीके के कॉन्सेप्ट को जो है वो अप्लाई कर दिया जाता है। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना भाई साहब, ये इंडिया में भी एक टाइम पर अप्लाई होने वाला था, लेकिन नेचर को ध्यान में रखते हुए भाई हमारी कंट्री ने इसे टोटल तरीके से बैक ऑफ कर लिया। बट अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी सच्चाई है ना जो कोई भी कंट्री कभी भी खुलकर एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। गाइस, फास्ट यानी कि व्रत रखना हमारे इंडियन कल्चर में ना बहुत पुरानी प्रैक्टिस चलती हुई आ रही है, लेकिन आज की डेट में भाई हम लोगों को लगता है कि भाई ये व्रत रखने से हो ही क्या जाएगा। तो चलो वो बताता हूं कि व्रत रखने से आखिर होता क्या है। तो देखो गाइस, साल 2004, 2007 और 2018 में ना यूएसए, जर्मनी और यहां तक कि फ्रांस में भी कई हजार लोगों के ऊपर एक रिसर्च को कंडक्ट किया गया एंड शॉकिंगली इन तीनों ही रिजल्ट का जो रिजल्ट था, जब वो सामने आया तब लोगों को यह पता चला कि भाई जो इंसान मंथ में 2 या 3 बार फास्ट रखता है ना, उनका दिमाग नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा तेज काम कर रहा था। पर भाई साहब ऐसा होता ही क्यों है? तो देखो गाइस, 1 या 2 वीडियो पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, यानी कि इन शॉर्ट जब हमें भूख लगती है ना, तो हमारा दिमाग अपने अंदर स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है। अब देखो, जब जब हमारे दिमाग के अंदर स्ट्रेस वाले जैसे कॉर्टिसोल होते हैं ना, इन तरीके के जब हार्मोन रिलीज होते हैं तो हमारे दिमाग का एक पर्टिकुलर टाइम तक फोकस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप बोलोगे कि भाई इस चीज से फोकस क्यों बढ़ रहा है? तो देखो, ये चीज आ जाती है जेनेटिक एडॉप्शन के ऊपर। तो देखो गाइस, जब हम पुराने समय में इवॉल्व हो रहे थे ना, तो भाई साहब भूख लगने का सीधा मतलब होता था कि हम उस स्टेज में आ चुके हैं जहां पर हमें खुद को जिंदा रखने के लिए या तो भाई साहब शिकार करना पड़ेगा या फिर किसी भी हाल में फूड को हासिल करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमारा जो दिमाग था ना, वो नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी और फोकस को दिखाता था ताकि जल्दी से जल्दी हम फूड को हासिल कर सकें। और ये चीज हमारा दिमाग आज भी बखूबी करता है, क्योंकि देखो, जब भी हमारी बॉडी के अंदर गैरलिन हार्मोन, जिसे कि हंगर हार्मोन भी कहा जाता है, वो जब भी रिलीज करता है तो ये हमारे दिमाग के हिप्पोकैम्पस वाले एरिया को काफी ज्यादा एक्टिव कर देता है। और जो हिप्पोकैम्पस वाला एरिया होता है, देखो इसका प्राइमरी काम ना हमें कुछ भी नया सिखाने या फिर हमारी मेमोरी से जुड़ा हुआ होता है, जिसके चलते हुए जब जब जितनी बड़ी क्वांटिटी में हमारी बॉडी में जो ये हंगर हार्मोन है ये रिलीज करेगा भाई साहब, तब तब आपका दिमाग उतना ही ज्यादा क्रिएटिव और शार्प बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई लोगों, मैं आपको बता दूं कि ये चीज ना सिर्फ एक साइकिल की तरह काम
काम करती है। मतलब ये सिर्फ 1 से 1.5 दिन ही काम करती है। ऐसा नहीं है कि मैं परमानेंट भूखा ही रहना शुरू हो जाऊं और मेरा दिमाग जो है वो शार्प ही होता चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 1 से 1.5 दिन तक ही इन तरीके के हार्मोन्स जो हैं वो आपके दिमाग को क्रिएटिव बनाएंगे। बाद में यही हार्मोन आपके दिमाग को डैमेज करने का भी काम करेंगे। और देखो गाइस, ये वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए जो लोग मंथ में 1 बार 2 बार या फिर 3 बार 1 दिन या 1.5 दिन के लिए फास्ट रखते हैं ना भाई साहब, उन लोगों का दिमाग है वो काफी ज्यादा क्रिएटिव और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और अगर आपको भाई साहब मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूव करती है। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप खुद से भी इस चीज को सर्च कर सकते हैं। और देखो गाइस, ये भी ना एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो दादा परदादा है ना भाई साहब, उनका दिमाग इस एज में भी उतना ज्यादा शार्प और तेज है जितना हमारा ये जेनजी जो जनरेशन है ना, जो नई जनरेशन आ रही है भाई साहब, इनका दिमाग आज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमारी ही फास्ट रखने वाली जो ये प्रैक्टिस है ना, इसको अब मजाक में लेने लगे हैं। ऐसे कुछ दुनिया में जितनी भी एडवांस कंट्रीज है ना, उनमें कोई ना कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट हर वक्त ही चलता रहता है। अब देखो, अगर इन सीक्रेट प्रोजेक्ट्स की आप ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि इन तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनका जो प्राइमरी काम होता है वो होता है अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना। लेकिन भाई साहब कभी-कभी प्रॉब्लम बस इतनी सी हो जाती है कि ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये कभी कभार दूसरी कंट्रीज के पसीने छुटा देते हैं। और हाल फिलहाल ऐसा ही एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है हमारी पड़ोस की कंट्री चाइना में। असल में दोस्तों, अगर आपको भी याद होगा तो आज से कुछ सालों पहले ये रूमर उड़ा था कि देखो जी, चाइना ने कुछ ऐसी ड्रोन आर्मी बनाकर तैयार कर लिया है जिसमें इतने ज्यादा ड्रोन होंगे कि अगर चाइना ने किसी भी कंट्री के ऊपर उन्हें छोड़ दिया तो सामने वाली कंट्री जो है वो एक ही झटके में घुटनों के बल आ जाएगी। अब देखो गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये न्यूज दुनिया के सामने आई थी ना, तो हम सभी ने चाइना का मजाक उड़ाया था कि भाई ऐसा कैसे ही हो सकता है। बट क्या आपको पता है कि भाई साहब उस समय ये चीज र्यूमर नहीं बल्कि सच्चाई थी, और उसी का ही जीता जागता एविडेंस है ये रेयर वीडियो क्लिप। एक्चुअली में गाइस, ये जो वीडियो क्लिप आज से कुछ समय पहले ना सोशल मीडिया पर लीक कर गई थी, जिसे देखने के बाद एक्चुअली में लोगों को यह पता चला कि भाई साहब उस समय एक्चुअली में चाइना एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर काम कर रहा था जिस समय हम चाइना का मजाक उड़ा रहे थे। एंड इंटरेस्टिंगली, जब इस प्रोजेक्ट के बारे में भाई साहब मैंने थोड़ी सी और डीप रिसर्च करी तो मुझे यह पता चला कि इन तरीके की जो ड्रोन्स है उनकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट चाइनीज पॉपुलेशन की हाफ है। और इनमें से कुछ इस तरीके से जो रोबोट्स है ना, उन्हें ऐसे ट्रेंड किया गया है कि मैनुअली या फिर ऑटोमेटिक भी हर एक सिचुएशन में विद इन सेकंड्स खुद से ही रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। हालांकि देखो गाइस, यहां पर एक बात मैं पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि क्योंकि ये पूरे तरीके से एक सीक्रेट मिशन था तो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं घंटों रिसर्च करने के बाद भी ज्यादा उखाड़ कर नहीं ला पाया हूं। और जितनी भी रिसर्च मैंने इतनी मेहनत करके निकाली है वो सभी मैंने अभी आपके सामने बता दी है। तो गाइस देखो, टेक्निकली अगर आप इस चीज को ठंडे दिमाग से सोचोगे ना तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि भाई साहब जो चाइना है ना, ये बहुत सीक्रेट रखने वाली कंट्री है। मतलब देखो, अंदर ही अंदर ये डेवलप तो बहुत बड़े स्केल पर हो रही है, लेकिन इनके जो सीक्रेट प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर इनकी जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वो हमें पहले से पता नहीं चलती, वो हमें एकदम से ही पता चलती है। एंड इवन उनमें से बहुत सी चीजें तो आम लोगों के साथ शेयर तक नहीं की जाती, जस्ट लाइक ये ड्रोन आर्मी वाला कॉन्सेप्ट। गाइस चलो, अभी ना मैं आपको एक बेहद ही अमेजिंग सी चीज बताता हूं जो आई एम डैम श्योर आपको किसी भी इंस्टीट्यूट ने कभी भी नहीं पढ़ाई होगी। और वो ये है कि अगर आपको आपके दिमाग को और बॉडी को एकदम हाईली एक्टिवेट रखना है ना, मतलब वो देखा है ना, एकदम एक्टिव पर्सनैलिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर, बिल्कुल ही क्या को छत फाड़ के निकल रहा होता है जिन लोगों का, बहुत ज्यादा तेज। अगर आपको अपनी बॉडी को उस लेवल का बनाना है तो आपको क्या करना है, बस वीक में 1 या 2 बार 1 से 1.5 घंटे तक रोलर स्केट्स चलाने हैं। अब इससे ये जादू कैसे होगा, चलो वो बताता हूं। तो देखो गाइस, जब भी हम किसी भी छोटे पहिए वाली कार्ट पर या फिर रोलर स्केट्स के ऊपर आते हैं ना, तो हमारे दिमाग की कॉग्निटिव स्किल्स एकदम से ही शूट अप हो जाती हैं। मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आप जैसे ही छोटे व्हील्स के ऊपर आएंगे, आपका जो नर्वस सिस्टम होगा ना, वो आपको बैलेंस करने के लिए काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा जो दिमाग होगा वो अल्ट्रा फास्ट स्पीड से सारी ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने लगेगा। क्योंकि देखो, इस कंडीशन में ना हमारे दिमाग का प्राइमरी काम क्या होगा, आपको गिरने या फिर आपको चोट लगने से बचाना। अब अगर ये मान लेते हैं कि आप सिर्फ आधा घंटा ही किसी भी रोलर स्केट्स के ऊपर राइड करते हैं, तो देखो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो दिमाग होगा ना, वो भाई साहब अपने अंदर मौजूद न्यूरॉन्स को एक तरीके से पूरा निचोड़ डालेगा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। क्योंकि उस कंडीशन पर देखो उसको क्या करना है, बॉडी को भी बैलेंस करना है, इंफॉर्मेशन को भी पूरा जो है प्रोसेस करना है, और इवन दो कैलकुलेशंस भी लगानी है कि भाई इस स्पीड से चलेंगे तो हम गिर सकते हैं, ऐसे टर्न करेंगे तो गिर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ना, वो इंसानी दिमाग के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो दिमाग होता है वो हाईली एक्टिव वाली स्टेट के ऊपर आ जाता है। और देखो गाइस, जैसे हमारा जो दिमाग होता है वो हाईली एक्टिव वाली स्पेस में आता है, साथ ही साथ वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को भी एक्टिवेट जब करता है ना, और अगर इस चीज को आप वीक में 2 बार या 3 बार करते हुए चले जा रहे हो, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा दिमाग होगा वो एक तरीके से थ्रू आउट वीक या थ्रू आउट मंथ काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर वर्क करना अपने आप ही शुरू कर देगा। और देखो ये बात जो है, जो भी मैंने आपको बताई है, ये भाई साहब खुद मेडिकल साइंस इस बात को प्रूव करती है। एंड इवन गाइस, शायद ये चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब
लगे, लेकिन इस चीज के ऊपर ना ऑफिशियल स्टडी भी की जा चुकी है। तो देखो गाइस, इस स्टडी में क्या पता चला है कि जो बंदे रोलर स्केट्स चलाते हैं ना, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर होगा या दिमाग का जो एक्टिवेशन प्रोसेस होगा वो उन बंदों से ज्यादा होता है जो कि स्कूटी या फिर बाइक को राइड करते हैं। जबकि जो इंसान आपने देखा होगा ना कि कुछ भी बैलेंस करना जिन्हें नहीं आता, उन्होंने बचपन में साइकिल भी नहीं चलाई होती, वो थ्रू आउट पैदल ही चलते हैं, तो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर होता है वो बाइक या फिर स्कूटी चलाने वाले बंदों से थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि देखो इस कंडीशन में ना हमारा ब्रेन उस तरीके से हाईली एक्टिवेट नहीं हो पाता है। अब इस कंडीशन में तो हम जो है हाईली एक्टिवेट करा लेते हैं, और यही वो सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए जो बंदे रोलर स्केट्स चलाते हैं ना, आप कभी ये चीज नोटिस कीजिएगा कि भाई उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर होगा ना वो अलग ही, मतलब बिल्कुल ही अलग नेक्स्ट लेवल का होगा। और खुद भाई साहब मेडिकल साइंस इस चीज को प्रूव करती है। तो गाइस देखो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कंफर्टेबल हैं रोलर स्केट्स चलाने में, तो वीक में 1 या 2 बार उन चीजों को ट्राई जरूर कीजिएगा। गाइस, पिछली वीडियो पर हमारे भाई ने मुझसे ये पूछा था कि आखिर छिपकली एक अंडे से क्यों डरती है। वेल गाइस, शायद मुझसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि हमारे देश भारत में बहुत सी ऐसी स्टेट्स मौजूद हैं और बहुत सी ऐसी सिटीज भी मौजूद हैं जहां पर अक्सर लोगों का ये मानना होता है कि जो छिपकली होती है ना, वो नॉर्मली जो मुर्गी होती है उसके अंडे से डरती है। और अगर आपको छिपकली को कहीं भगाना है तो नॉर्मली आप किसी भी रूम में एग को रख दीजिए और छिपकली उससे दूर भाग जाएगी। तो अब देखो गाइस, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं ना, हो सकता है कि वो आपके बिलीफ से बिल्कुल ही अपोजिट निकले। लेकिन गाइस देखो, यहां पर एक बात मैं पूरे तरीके से क्लियर कर देता हूं कि अगर भाई साहब मैं सीट के ऊपर बैठा हुआ हूं ना, तो भाई ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप तक सही इंफॉर्मेशन को डिलीवर करूं, भले ही वो आपके बिलीफ से मैच करे या फिर ना करे। और देखो गाइस, इस बात अगर इस अंडे वाली या छिपकली वाले कॉन्सेप्ट की करूं तो देखो ये ना इंफॉर्मेशन पूरे ही तरीके से गलत है। क्यों? चलिए साइंटिफिकली वो समझा देता हूं आपको। तो देखो गाइस, ये जो लिजर्ड होती है ना, उनका दिमाग काफी ज्यादा छोटा और सिंपल होता है, यानी कि उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो अलग अलग चीजों को डिफरेंशिएट करके ये याद रख सकें कि भाई किस चीज से उन्हें डरना है और किससे नहीं। इसके साथ ही देखो, क्योंकि छिपकलियों का दिमाग ज्यादा एडवांस नहीं होता है, तो वो ना अपने सिर्फ 2 ही सेंसेस का यूज करके ये पता लगाने की कोशिश करती हैं कि कौन सी चीजें उनके लिए सही है और कौन सी चीजों से उन्हें खतरा है। पहला विजन और दूसरा स्मेल। तो देखो गाइस, बात अगर पहले सेंस यानी कि विजन की करूं तो भाई देखो, जो छिपकली होती है ना वो खुद ही एग डिलीवर करती है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जब छिपकली खुद एग डिलीवर कर रही है तो वो बड़े साइज के एग को देखकर डर जाए? मतलब ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी भरी बात हो गई, लेकिन छिपकली विजन के आधार पर तो ऐसा नहीं कर सकती। तो अब देखो, पूरा ही सिनेरियो आगे टिक जाता है स्मेल के ऊपर। अब देखो गाइस, बात अगर स्मेल की जाए ना, तो यहाँ पर ये बात साइंटिफिकली प्रूव है कि जो छिपकलियां होती हैं वो बेहद ही शार्प स्मेल से खुद को दूर रखती हैं, लाइक गार्लिक की स्मेल, अनियन की स्मेल, या फिर जो नेप्थोलिन की बॉल्स होती है ना उनकी स्मेल। लेकिन गाइस देखो, तमाम रिसर्च करने के बावजूद भी अभी तक भी मुझे तो देखो कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है जो इस चीज को क्लियर करे कि चलो ठीक है, नेप्थोलिन से छिपकली डरती है, अप्रूव्ड है, अनियन से डर रही है, अप्रूव्ड है, गार्लिक से डर रही है, अप्रूव्ड है। पर कोई रिसर्च ऐसी मौजूद ही नहीं है जो क्लेम करे कि जो छिपकली वो अंडे की स्मेल से डरती है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज जो है वो थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है कि कभी कभार क्या होता है ना कि हम एग को कहीं रखा हुआ छोड़ देते हैं, तो क्या होता है वो खराब होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से फिर बहुत गंदी वाली स्मेल आती है। तो देखो, उस कंडीशन पर 30 to 40% चांसेस हैं कि देखो ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी बोलूंगा कि उसके भी साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है, सिर्फ उस बेसिस पर बोल रहा हूं जहां पर यह बोला जा रहा है कि छिपकली जो शार्प स्मेल से डरती है। लेकिन भाई उस केस में आप छिपकली को भगा नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली में आपके रूम के अंदर उस एग की ही इतनी गंदी स्मेल होगी कि आप खुद एंटर नहीं कर सकते, आप छिपकली को क्या ही भगाएंगे। तो गाइस देखो, अगर आपको, आपकी फैमिली को या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको अगर ये लगता है कि भाई एग को रूम में लटकाने से या फिर एग को अगर रूम में रख दिया जाए तो वहां से छिपकलियां दूर भाग जाती हैं, तो गाइस देखो, सॉरी टू से दिस बट इसका साइंटिफिक एविडेंस और दिमाग जो है वो छिपकली का, वो दोनों ही इस चीज को तो अप्रूव नहीं करते। गाइस, आज की डेट में अगर कोई भी इंसान हमसे ये बोले कि भाई ये एक पर्टिकुलर डेट है जिस डेट पर आपका देहांत हो सकता है, तो शायद एक ही झटके में ना हम उस इंसान को बेवकूफ घोषित कर देंगे। जो बात सही भी है भाई, कोई इंसान हमारे देहांत की तारीख पता कैसे सकता है? बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अब बहुत ही जल्द एक्चुअली में आप उस डेट को पता कर सकते हैं। असल में दोस्तों, शायद आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन पिछले 15 सालों से लगातार रशिया एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहा है जिसमें वो ना एक इंसान के देहांत की एक्चुअली डेट को प्रिडिक्ट कर देंगे। अब देखो, इस पॉइंट पर आप में से बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या बकवास है। बट देखो गाइस, प्रैक्टिकली ना ये जो टेक्नोलॉजी है ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस सेक्टर के ऊपर
आप थोड़ी सी भी डीप रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हिटलर ने भी ना अपने टाइम पर कुछ इसी से ही मिलती जुलती टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था। जब जैसे ही उसे किसी भी इंसान को अपनी आर्मी के अंदर रिक्रूट करना होता था ना, तो सबसे पहले इस डिवाइस या फिर टेक्नोलॉजी से ये पता लगाने की कोशिश की जाती थी कि एक्चुअली में वो इंसान कितने लंबे समय तक जी सकता है। तो देखो गाइस, ये बात तो हो गई इतिहास की, और इतिहास में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर फिर बहुत से प्रो एंड कॉन्स हमारे सामने आते हैं। सीधी बात करते हैं आज की डेट की कि भाई चलो ठीक है, इतिहास में थी तो थी, आज की डेट में ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली में काम करेगी कैसे। तो देखो गाइस, प्रैक्टिकली इस डिवाइस का साइज और शेप क्या होगी ना, देखो उसका खुलासा तो अभी तक रशियन गवर्नमेंट ने किया नहीं है, और अगर किया नहीं है तो यहां पर मैं झूठ तो फैलाने वाला नहीं हूं। लेकिन देखो, अगर बात इस पूरे ही प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स की जाए तो देखो उनके अकॉर्डिंग ना ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे अगर कोई भी इंसान सिर्फ 15 दिन तक ही अगर वियर कर लेता है, यानी कि सिंपली अगर वो पहन लेता है, तो ये डिवाइस क्या करेगी, उस इंसान के पूरे ही रूटीन को ऑब्जर्व करेगी, जिसके बाद वो उस रूटीन को मर्ज करेगी उस इंसान की हार्ट की रिदम से, हेल्थ से, उसकी स्लीप साइकिल से, एंड देन इवन इसके बाद है ना ये डिवाइस कुछ बेसिक से टेस्ट भी कंडक्ट करेगी एक इंसान के, जिससे अब क्या होगा, जिससे ओवरऑल ये डिवाइस हमारी जो है किडनी की हेल्थ, लिवर की हेल्थ, हमारी बोन डेंसिटी, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, हम कितना स्ट्रेस लेते हैं, हम कितना फिजिकल वर्कआउट करते हैं, ये सारी ही चीजें 15 दिन के अंदर ये इसका सारा डेटा इस डिवाइस के अंदर मौजूद होगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे ये बोलूं तो ये डिवाइस 72 ऐसी चीजों या फिर टेस्ट को 15 दिन के अंदर कंडक्ट करेगी, जिसको या फिर कैलकुलेट करने के बाद ये आसानी से ये बता सकती है कि देखो ओवरऑल जो भी हेल्थ अभी आप कैरी कर रहे हो ना, उस लिहाज से भैया आपकी जिंदगी कितने लंबे समय तक चल सकती है। तो देखो गाइस, इस पॉइंट पर अगर आप इस डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे या ये कैसे काम करती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई देखो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ऐसा किया जा सकता है, और ये करना आज की डेट में काफी ज्यादा सिंपल भी है। बस हमें एडवांस सेंसर्स की जरूरत होगी, जिसे बनाना भी मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में काफी ज्यादा मुश्किल है, एंड इवन ये बनाया जा भी चुका है रशिया के अंदर। अब देखो गाइस, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे इस सेक्टर में आप थोड़ी सी और ज्यादा रिसर्च करेंगे ना, तो आपको इस डिवाइस का कनेक्शन पुतिन से भी जुड़ता हुआ नजर आएगा। अब देखो, मुझे नहीं पता कि आप न्यूज को कितना ज्यादा फॉलो करते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा न्यूज में फेमिलियर रहते होगे ना, तो आपको ये बात पता चलेगी कि आज से ना कुछ टाइम पहले ये रूमर मार्केट में आया था कि जो पुतिन है उनको ना कैंसर है। लेकिन देखो आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियली रशियन गवर्नमेंट ये बोलती है कि पुतिन को भाई साहब ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, वो पूरे तरीके से हेल्दी हैं। लेकिन सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि खुद रशिया की खुद रिसर्चर्स का ये कहना है कि जब इस डिवाइस को बनाकर तैयार किया गया था तो एक्चुअली में इसी डिवाइस ने पुतिन की जान को बचाया था। तो अब शायद आपको यह समझ में आया होगा कि देखो इस डिवाइस का सिर्फ एक नेगेटिव साइड भी नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव साइड भी है, और वो है कि एक चाहे तो किसी इंसान की जान को बचा भी सकती है। कैसे, चलो वो भी समझाता हूं। तो देखो गाइस, इस डिवाइस का जो प्राइमरी काम है ना, वो सिर्फ लोगों की देहांत की डेट को प्रेडिक्ट करना ही नहीं है, बल्कि उसका प्रॉपर सोल्यूशन भी देना है। यानी कि 15 दिन डीपली एनालाइज करने के बाद ये डिवाइस आपकी आदत और बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से ना आपको एक से एक बेहतरीन ऐसे सॉल्यूशंस भी अपना कर देगी, जिसे अगर आपने अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया ना, तो आपकी जो बची हुई जिंदगी हो उसको आप बेहद ही आसानी से एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और एक्चुअली में इसी डिवाइस के जो सजेशन था ना, यही पुतिन के द्वारा फॉलो किया गया था, और इसीलिए भी वो जो कुछ रिसर्चर्स है उनका यही कहना है कि भाई साहब इसी डिवाइस ने ना आज की डेट में पुतिन को पूरे तरीके से हेल्दी बनाया है। तो देखो यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो ये डिवाइस आपको कोई अमर वगैरह तो नहीं बनाएगी, लेकिन हाँ इस डिवाइस या फिर इसके अंदर जो मैकेनिज्म है उसका अगर इस्तेमाल आपने सही समय के लिए या सही टाइम पर कर लिया तो ये आपको जिंदा रखने के लिए मैक्सिमम टाइम प्रोवाइड कर सकती है। वैसे देखो आप मुझे ना खुद से एक बात बताओ कि अगर कोई चीज काल्पनिक है या उसकी बातें जो है वो मन गढ़ंत है, वो देखो पर्टिकुलरली किसी भी कंट्री के एक एरिया में बातें उसकी हो सकती हैं, ज्यादा मान लो एक सिटी में हो सकती है, अरे एक स्टेट में हो जाएंगी यार, चलो उससे भी ज्यादा ले लो कि भाई बहुत ही ज्यादा काल्पनिक कोई चीज है तो एक कंट्री में उसकी चर्चा हो सकती है। लेकिन क्या एक मनगढ़ंत या काल्पनिक चीज की चर्चा इस पूरी ही अर्थ पर मौजूद जितनी भी कंट्रीज हैं क्या उसमें हो सकती है? नहीं ना। तो फिर आखिर मुझे बताओ कि जो फेरी यानी कि जो परियों वाला कॉन्सेप्ट या कहानियां हैं ये भाई साहब हर एक कंट्री तक पहुंच कैसे गई? क्योंकि देखो गाइस, जैसे आप भी इस चीज के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो परियों की कहानियां या फिर प्रेजेंस है ये हमें यूरोपियन फोकलोर में भी देखने को मिलती है, ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में भी देखने को मिलती है, मिडिवल यूरोप में भी देखने को मिल रही है, एंड इवन इस्लामिक और मिडिल ईस्ट माइथोलॉजी में भी देखने को मिलती है। और बात अगर भाई साहब इंडिया की करूं तो इंडिया के भी बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जहां पर परियों का जिक्र या तो अप्सरा के रूप में किया गया है या फिर गंधर्व परियों के रूप में किया गया है। अब देखो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम इन सारे ही डॉक्यूमेंट्स को उठाकर देखोगे और पढ़ोगे तो इन सब में ही कुछ चीजें बहुत कॉमन नजर आएंगी। जैसे परियों का साइज छोटा होता है, वो ग्लो करती हैं, वो लोगों के बीच में इंटरेक्शन करती हैं, हमारी मदद करती हैं और अचानक से ही गायब भी हो जाती हैं। तो भाई एक मनगढ़ंत चीज एक कंट्री में हो जाएगी, दो कंट्री में हो जाएगी, ये इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी
पूरी अर्थ के हर कंट्री में मिल कैसे रही हैं। तो गाइस देखो, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, मैं लिख कर दे सकता हूं कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और वो जानने के लिए आपको और हमें चलना पड़ेगा यूएसए के ऊता के कनाब में। एक्चुअली गाइस, यूएसए की इस जगह पर पिछले काफी लंबे समय से एक चीज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती हुई नजर आ रही है, और वो है रियल की छोटी छोटी फेरी का दिखना, जिसका की बेहद रेयर और ऑथेंटिक एविडेंस अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है। अब देखो गाइस, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के लोकल लोगों का यह कहना है कि ये जो छोटा सा इंसेक्ट है, ये कभी भी यहाँ के रूरल एरियाज में दिखने लगता है और अचानक से ही पूरे तरीके से गायब भी हो जाता है। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये जो स्पीशी है ना, इसका कोई पास्ट रिकॉर्ड हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास मौजूद नहीं है। यानी कि देखो, हम इंसान इस धरती पर पैदा हुए हैं, ठीक है ना, इसके एविडेंस हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, जिसके बेसिस पर हम ये कहते हैं कि भाई हम इसी प्लेनेट के हैं। लेकिन ये जो स्पीशी है ना भाई साहब, इसका कोई भी ट्रेंड, कोई भी रिकॉर्ड हमें आज तक भी देखने को नहीं मिला है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि एक्चुअली में एंशिएंट टाइम में इसी इंसेक्ट की स्पीशी हर एक कंट्री में मौजूद थी, जो शायद उस समय किसी भी तरीके से चमत्कार को दिखाती होगी, जिससे ये इंस्पायर होकर ये परियों वाला कॉन्सेप्ट हर एक कंट्री तक पहुंच गया। अब देखो गाइस, यहां तक तो इस चीज के हमें जो है क्लियर एविडेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो शायद आपको थोड़ा सा चौंका दे। तो देखो गाइस, जैसे लोकल डॉक्यूमेंट्रीज बनती है ना, हमारे कंट्री में भी बहुत चीजों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनती है, ठीक उसी तरीके से परियों के ऊपर, मतलब इस फिनोमेना या इस इंसेक्ट के ऊपर ना, यूएसए में अब तक 3 डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। पहला 2018 में, दूसरा 2020 में और तीसरा 2022 में। लेकिन अजीब बात तो ये भाई साहब कि रिलीज होने के 3 महीने के अंदर ही 3 में से 2 डॉक्यूमेंट्रीज को तो पूरे तरीके से बैन कर दिया गया, और उनकी जो फिजिकल कॉपीज मार्केट में उतारी गई थी ना, आज की डेट में भी वो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो वही बात अगर तीसरी वाली वेब सीरीज या फिर डॉक्यूमेंट्री की जाए, तो भाई साहब आज तक भी उसे रिलीज नहीं किया गया। उसका क्या हुआ, इसकी भनक तक किसी को नहीं है। तो देखो गाइस, क्लियरली बोलूं तो यहां पर ना भाई मेरे दिमाग में तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि भाई आखिर इस स्पीशी में ऐसा है क्या जो लोगों से इसकी सच्चाई को छुपाया जा रहा है। वेल, आपको कुछ समझ में आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि घंटों रिसर्च करने के बावजूद भी भाई अभी तक तो मेरे को इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं मिला है। बट मैं लगा हुआ हूँ, मोस्ट प्रोबेबली अगर मिल जाएगा तो अगली वीडियो या उससे अगली वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्यों इसके सीक्रेट को छिपाया जा रहा है। आई होप गाइस आज का एपिसोड आपको पसंद आया। अगर आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर अपने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश वाला एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।